हेलो बच्चों, मैं श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर प्राइवेट ITI से फिटर की क्लास लेने के लिए आज आपके समक्ष आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से देश में महामारी का संकट छाया हुआ है और इसी वजह से आप लोगों की क्लासेस भी हम लोग ऑनलाइन लेने का फ़ैसला किया था। तो आज हम लोग फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लास लेने आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और फिटर थ्योरी में MCQs का फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो कि अब अगले 1 महीने या 2 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसी की तैयारी हेतु मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं और मैं कोशिश करूंगा हर 4-5 दिन में फिर से 25 क्वेश्चन कराऊं। 25 क्वेश्चन करके हम लोग कोशिश करेंगे, जब तक लॉकडाउन चलता है तब तक ऑनलाइन 25 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रिक पंच का कोण क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे पंच होते हैं, इसमें से प्रिक पंच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री पे होता है। ये पंच वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। टूल्स के चैप्टर जो है, जो पंचिंग वाला काम होता है, पंच का काम क्या होता है, पंचिंग करना किसी भी चीज़ की। तो प्रिक पंच जो होता है 30 डिग्री पे होता है। तो इसका सही आंसर 30 डिग्री है। बी ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री, सी ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री और डी ऑप्शन दिया हुआ है 50 डिग्री। तो अब आप लोग को 30 डिग्री पे मार्क करना है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है वी ब्लॉक में वी ग्रूव का कोण कितना होगा। तो वी ब्लॉक, जैसा कि आप जानते हैं, वी ब्लॉक जो होता है, वी ग्रूव जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हमारे पास वो है ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 75 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इसमें डी जो है 90 डिग्री, ये सही ऑप्शन है कि 90 डिग्री पे वी ब्लॉक का कोण बनता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वाइज का साइज लिया जाता है। वाइज जो बेंच वाइज होती है या लेग वाइज होती है, तो बहुत सारी वाइजेज आती हैं, उनका साइज किस चीज़ से नापा जाता है। पहला ऑप्शन है चलित जा की लंबाई से, कि जौ की चौड़ाई से, कि वाइज की ऊंचाई से, कि जौ की अधिकतम खुलने की क्षमता से। तो जो वाइज होती है वो हमेशा जौ की चौड़ाई से नापा जाता है, मतलब जौ की जो विथ होती है उसी से नापा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप विथ में लेंगे, जो कि इंचेस में होता है। तो जौ की विथ से ही बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये कहता है कि सॉफ्ट शोल्डर, नम शोल्डर के मुख्य तत्व क्या होते हैं। शोल्डर मतलब कि जो आपका रांगा होता है उसको शोल्डर कहते हैं। शोल्डरिंग प्रोसेस आपने शोल्डरिंग चैप्टर में पढ़ा होगा। और 2 प्रकार की शोल्डरिंग होती हैं, एक सॉफ्ट शोल्डरिंग होती है, एक हार्ड शोल्डरिंग होती है। तो नम शोल्डरिंग, जो सॉफ्ट शोल्डर कहते हैं, वो हमेशा टिन और लेड की बनी होती है। अब इसमें ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें ए ऑप्शन देता है टिन और जिंक, बी ऑप्शन देता है लेड और जिंक, सी ऑप्शन देता है टिन और लेड और डी ऑप्शन देता है टिन और कॉपर। तो जैसा कि मैंने कहा, टिन और लेड जो है वो उसका सही ऑप्शन होगा। अगर इसी जगह अगर आपको हार्ड शोल्डर पूछा जाता, तो हार्ड शोल्डर जो होता है वो कॉपर और लेड के कॉपर और जिंक से होता है। ठीक है। फिर हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहता है कि हाँ, तो हम लोग 5th क्वेश्चन पे थे। 5th क्वेश्चन ये कह रहा था, शोल्डरिंग आयरन का सिर बना होता है। तो शोल्डरिंग आयरन जो होता है उसका मिक्स जो मतलब जो टिप होती है वो किस चीज़ की होती है, इसका कहने का अर्थ है। तो शोल्डरिंग आयरन की जो टिप होती है वो हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है लेड, ऑप्शन बी कहता है ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी कहता है कॉपर, ऑप्शन डी कहता है लौह मतलब लोहा। तो जो टिप होती है वो हमेशा कॉपर की बनी होती है। कॉपर इसलिए होती है क्योंकि कॉपर जो होता है वो भी बहुत हीट ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट परमिट करने के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। मतलब कि जो कॉपर होता है वो जल्दी से गर्म भी हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए भी करता है। तो कॉपर मेटल की भी खासियत होती है, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रिसिटी में भी, तारों में भी ज़्यादातर यूज़ होता है और टिप में भी यूज़ होता है ज़्यादातर। हम लोग 6वें क्वेश्चन में जाते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है, ठोस पीतल को काटने के लिए हैक्सॉ ब्लेड का पिच जो होती है वो क्या होती है। तो ठोस पीतल को काटने, मतलब कि ठोस जो कॉपर होता है उसको काटने के लिए जो हेक्सॉ होता है, हेक्सा तो आप जानते ही हैं। पिच का मतलब क्या होता है, जो 2 दांत होते हैं, हेक्सॉ में जो दांत होते हैं, जिससे कटाई होती है, दांतों के बीच में जो बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब दांतों के बीच की जो लंबाई होती है, एक दांत से दूसरे दांत के बीच में, उसको पिच कहा जाता है। उसका मतलब पिच होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो कहता है 1.8 mm, बी ऑप्शन कहता है 1.4 mm, सी ऑप्शन कहता है 1 mm, डी ऑप्शन कहता है 0.8 mm। तो जो हेक्सॉ की ब्लेड होती है, हेक्सा ब्लेड वो हमेशा 1.5 mm से 2 mm के बीच में होती है। तो इसमें
1.5 mm से 2 mm के बीच का जो ऑप्शन है वो इसमें ए है, क्योंकि 1.8 mm है, तो 1.8 mm सही जवाब होगा इसमें। अब हम लोग जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन कहता है स्क्राइबर। स्क्राइबर इसका बना होता है। स्क्राइबर जो है वो किस चीज़ का बना होता है? इससे पहला ऑप्शन ये है, वो कहता है हाई कार्बन स्टील, बी ऑप्शन कहता है माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन कहता है पीतल और डी कहता है कास्ट आयरन। तो स्क्राइबर जो है वो मार्किंग में काम आता है। अगर आपने पढ़ा हो, ये भी एक टूल है, तो स्क्राइबर जो है हमेशा मार्किंग के लिए काम आता है। और स्क्राइबर जो बना होता है वो तो स्क्राइबर जो बना होता है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, HSD जिसे कहते हैं, हाई कार्बन स्टील। क्योंकि हाई कार्बन स्टील जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बड़ी टफ होती है। टफ मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए उसको हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, HSD जिसे कहते हैं। अब हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन पे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है स्क्राइबर के पॉइंट का कोण क्या होता है? स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है उसका कोण क्या होता है? इसमें ए ऑप्शन जो है 30 डिग्री है, बी ऑप्शन जो है 60 डिग्री है, सी ऑप्शन जो है 5 से 10 डिग्री और डी जो है 12 से 15 डिग्री, सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, जो कि 12 से 15 डिग्री, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो 12 से 15 डिग्री होगा। ये आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी आता भी है। फिर उसके बाद हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन जाते हैं, जो कहता है रूल किस प्रकार का यंत्र है? रूल मतलब कि स्केल, जो स्केल आप यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का यंत्र है, स्केल किस काम आता है? तो ए ऑप्शन कहता है लंबाई मापने के लिए, बी ऑप्शन कहता है भार तोलने के लिए, सी ऑप्शन कहता है समय मापने के लिए और डी ऑप्शन कहता है कोण नापने के लिए। जो आप जानते हैं स्केल किस लिए होता है, स्केल हमेशा लंबाई नापने के लिए होता है। आपने बचपन से अब तक यूज़ करते आ रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हम सबको पता है कि स्केल जो है लंबाई नापता है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर जो होगा वो लंबाई नापने के लिए होगा। अब हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन इस प्रकार है। 10वां क्वेश्चन 10th क्वेश्चन ये कहता है कि स्टील रूल जो होता है वो किसका बना होता है? स्टील रूल बने होते हैं। अभी मैंने कहा स्टील रूल मतलब कि स्केल जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। ए ऑप्शन कहता है स्टेनलेस स्टील, बी ऑप्शन कहता है कास्ट स्टील, सी ऑप्शन कहता है माइल्ड स्टील और डी ऑप्शन कहता है हाई स्पीड स्टील। आप लोग यूज़ करते होंगे स्केल, आपको पता होगा, जो कि स्टेनलेस स्टील से बना होता है। और अगर आपके पास स्टील वाला रूल होगा तो उसमें लिखा भी होता है स्टेनलेस स्टील। उसका सही ऑप्शन जो होगा वो स्टेनलेस स्टील होगा। फिर हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन पे जाते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है स्पेक्टरल शोल्डर में कॉपर की कितनी परसेंटेज होती है? स्पेल्टर शोल्डर जो होता है उसमें कॉपर की कितनी परसेंटेज होती है? स्पेल्टर जो होता है वो हार्ड शोल्डर के टाइप होता है। हार्ड शोल्डर मैंने आपको बताया कि वो कॉपर और जिंक का बना होता है। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन हम लोग का सॉफ्ट शोल्डर आया था। और इसके ऑप्शन जो है, ए जो है 50 डिग्री, बी जो है वो 33 डिग्री, सी जो है वो 13 डिग्री कहता है और डी जो है वो 70 डिग्री कहता है। अब कॉपर और जिंक का जो परसेंटेज होता है इसमें बराबर बराबर होता है, तो ए ऑप्शन जो 50 डिग्री कह रहा है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 50 डिग्री कॉपर और 50 डिग्री जिंक होता है। फिर उसके बाद हम 12वें क्वेश्चन में जाते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है शोल्डर का गलनांक धातुओं के गलनांक से कितना कम होना चाहिए? जो शोल्डर गलनांक होता है वो धातु के गलनांक से कितना कम होना चाहिए? इसमें ए ऑप्शन जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, बी ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस है, बी ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस है, सी ऑप्शन 40 डिग्री सेल्सियस है और डी ऑप्शन जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। अब इससे पहले शोल्डर के पहले हमें ये पता होना चाहिए शोल्डरिंग क्या प्रोसेस होती है। तो वेल्डिंग जो प्रोसेस, पहले हम वेल्डिंग बताते हैं। वेल्डिंग जो प्रोसेस होती है वो होती है कि वेल्डिंग रॉड और फिलर रॉड को जो होता है पिघलाया जाता है, तो वेल्डिंग होती है। तो वेल्डिंग में जो होता है फिलर रॉड और वेल्डिंग रॉड दोनों जलती हैं। पर शोल्डरिंग में ऐसा नहीं होता। जो शोल्डरिंग प्रोसेस होता है, शोल्डरिंग में जो होता है वो सिर्फ पिघल रॉड ही पिघलती है, ठीक है, और वेल्डिंग रॉड नहीं पिघलती। इसलिए जो उसका टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। अब कितना टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए? तो इसमें सही उत्तर होगा डी, 60 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो गला पाता है, ठीक है। अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे जाते हैं। 13 क्वेश्चन कहता है चादर की मोटाई किस में मापी जाती है? चादर मतलब कि शीट मेटल जो आपने चैप्टर होगा उसमें किया होगा। चादर की मोटाई हम किस पे नापते हैं? ए ऑप्शन सेंटीमीटर कहता है, बी ऑप्शन गेज कहता है, सी ऑप्शन मीटर में कहता है और डी इंच में कहता है। तो गेज ही इसका सही ऑप्शन होगा, जो कि बी है, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, मीटर तो काफ़ी बड़ा है, इंच काफ़ी बड़ा है। गेज मतलब मिलीमीटर जिसे कहते हैं, मिलीमीटर सबसे छोटा जो होता है, तो मिलीमीटर ही इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग 14th क्वेश्चन पे जाते हैं। 14th क्वेश्चन कहता है सिम को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए नॉच, दूसरा हैम, तीसरा ग्रूवर या डी इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, 14 क्वेश्चन जो कहता है। तो हम लोग अपने 14 क्वेश्चन में दोबारा आ गए। 14 क्वेश्चन ये कहता है कि सिम को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है ए नॉच, बी हैम, सी ग्रोवर, इनमें से कोई नहीं। तो सिम को लॉक करने का मतलब, पहले तो सिम क्या होता है, सिम जो होता है वो दो शीट्स को ज्वाइन करने के लिए इसको सिम कहते हैं। तो जब दो चीज़ को ज्वाइन किया जाता है तो उसमें लॉक करने का क्या काम आता है, वो आता है ग्रोवर। ठीक है, तो ज्वाइंट को जब लॉक किया जाता है उसमें ग्रोवर काम आता है, तो उसमें सी ऑप्शन जो होगा वो ग्रोवर कहते हैं, ग्रोवर। ठीक है, फिर हम लोग अपने 15 क्वेश्चन में जाते हैं। वो कहता है स्निप, स्निप की कटाई एज का कोण कितना है। स्निप जो होता है वो शीट को काटने में काम आता है, तो उसका कटिंग एज जो पूछ रहे हैं किस एंगल से काटा जाए, किस एंगल से, तो वो जो शीट है वो अच्छे से कटे, मतलब कि जो आपकी चादर है वो अच्छे से कटे। तो वो एंगल जो कोण होता है, ऐसा कटिंग एज होता है, वो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। वो ए है 60 डिग्री, बी है 70 डिग्री, सी है 67 डिग्री, डी है 80 डिग्री। तो इसमें जो डी होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर हम लोग अब 16 क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे जो कहता है ड्रिल को हार्ड करने के लिए किस अवस्था में तेल में डालना चाहिए। तो जो ड्रिल होती है उसको हार्ड करने के लिए किस अवस्था में तेल में डालना चाहिए। तो ए ऑप्शन उसमें कहता है लेटी अवस्था में, बी कहता है खड़ी अवस्था में, सी कहता है किसी भी अवस्था में नहीं, किसी भी अवस्था में डाल सकते हैं, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो देख, हार्ड करने का प्रोसेस ये होता है कि गर्म करना। तो हार्ड कैसे किया जाता है, गर्म करके किया जाता है। तो गर्म ड्रिल बिट जो आती हैं, जो ड्रिल बिट, ये ड्रिल बिट की बात कर रहा है इसमें, तो ड्रिल बिट की बात जो कर रहा है, तो उसको गर्म करते हैं तभी वो हार्ड होती है, उसका जो नीचे वाला एज होता है वो हार्ड होता है। और जब गर्म करने के बाद उसको तेल में डाला जाता है, तो उसको किस पोजीशन में डाला जाता है कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो आपको ये पता होगा कि नीचे का हिस्सा जो होता है वो ड्रिल का कटिंग करता है, ड्रिल बिट का। इसलिए सबसे सही ऑप्शन जो इसमें होगा वो खड़ी अवस्था में होगा, कि नीचे का हिस्सा पहले जाए, जिससे वो नीचे का हिस्सा जिससे कटिंग होती है वो जल्दी हार्ड हो जाए। तो बी ऑप्शन खड़ी अवस्था सही ऑप्शन होगा। फिर 17वां क्वेश्चन कहता है लोअर क्रिटिकल तापमान क्या होता है। क्रिटिकल तापमान कितना होना चाहिए, ये नहीं पूछा क्या होता है, कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 720 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 723 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 730 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है 850 डिग्री सेल्सियस। पहले तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा, लोअर क्रिटिकल तापमान। लोअर क्रिटिकल तापमान वो होता है कि मेटल को पहले जब हीट किया जाता है किसी भी पोजीशन को अटेन करने के लिए या कोई भी चीज़ पाने के लिए, तो मेटल को हीट किया जाता है। मेटल को जैसे जैसे हम हीट करते हैं, तो जैसे कि हम फर्नेस में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मेटल का भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है। पर एक वो स्टेज आ जाती है जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं और मेटल का टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री, 6 डिग्री या 7 डिग्री बढ़ता है, मतलब एक अनइवननेस आ जाती है। अनइवन मतलब कि बराबर नहीं होता। जितना ज़्यादा गर्मी हम दे रहे हैं उतनी ज़्यादा गर्मी मेटल नहीं पा रहा है। ये हर मेटल में लागू होता है। हर मेटल की एक स्टेज आती है जब हीट आप ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं पर मेटल कम गर्म होता है, डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं। तो वो कितना डिग्री हो सकता है, तो वो हर मेटल के हिसाब से वो जो एक ऑप्शन होता है वो होता है 723 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। लोअर क्रिटिकल तापमान इसे कहते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसमें मेटल अपनी स्थिति को छोड़ देता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर से कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और मेटल में जो होता है स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब कि मेटल के अंदर जो स्ट्रक्चर बना होता है, मेटल के अंदर जो गुणवत्ता होती है अंदर वाली, वो भी चेंज हो जाती है इस क्रिटिकल टेम्परेचर में, 723 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग 18 क्वेश्चन में आते हैं। 18वां क्वेश्चन ये भी हीट ट्रीटमेंट का है, जो कि है भट्टी मतलब फर्नेस। फर्नेस का तापमान किस चीज़ से नापा जाता है, क्योंकि फर्नेस जो होती है उसका भी तापमान किस चीज़ से नापा जाएगा। ए ऑप्शन कहता है बैरोमीटर, बी ऑप्शन कहता है कैलोरीमीटर, सी ऑप्शन कहता है ये थर्मामीटर होगा, या डी ऑप्शन कहता है पायरोमीटर। तो इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए ऑप्शन बैरोमीटर, बी ऑप्शन कैलोरीमीटर, सी ऑप्शन थर्मामीटर, या डी ऑप्शन पायरोमीटर। तो जो फर्नेस होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, क्योंकि मेटल्स को गलाने का काम आता है। तो हाई टेम्परेचर पे सिर्फ आपका वो पैरोमीटर जिसे कहते हैं, पैरोमीटर ही काम आता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, पायरोमीटर ही इसका सही ऑप्शन है। अब हम लोग 19 क्वेश्चन पे जाते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है किस अव्यय का केस हार्ड किया जाता है। किस अव्यय का केस हार्ड किया जाता है, गियर, कैम, बियरिंग या सभी का।
तो किस अव्यय मतलब अव्यय या मतलब होता है या किसी मटेरियल का या किसी मेटल का या नॉन मेटल का, मतलब कुछ भी कोई भी अव्यय का केस हार्डनिंग कब की जाती है। पहले तो आप जो जाने केस हार्डनिंग क्या होती है। केस हार्डनिंग क्या होती है? हार्डनिंग होती है गर्म करके किसी चीज़ को, मेटल को हार्ड करना। और केस हार्डनिंग वो होती है कि जब आप बाहरी सतह को हार्ड कर देते हैं, अंदर सतह को सॉफ्ट कर देते हैं, तो उसे केस हार्डनिंग कहते हैं। मतलब कि अंदर का जो मेटल होगा वो सॉफ्ट होगा और हार्ड जो होगा बाहर का मेटल वो हार्ड होगा। अब केस हार्डनिंग क्यों की जाती है? केस हार्डनिंग इसलिए की जाती है कि जो मेटल होता है वो अंदर से सॉफ्ट होगा और बाहर से हार्ड होगा। जैसे ड्रिल हो गई, बेयरिंग हो गई, कैम हो गई और आपका गियर हो गया, ये सब जो होता है जब उस पर लोड पड़ता है, स्ट्रेंथ पड़ती है चलते समय, तो वो अंदर से दबे, अंदर से जब वो दबेगा सॉफ्ट रहेगा तो टूटेगा नहीं। अगर वो अंदर से भी हार्ड होगा बाहर से भी हार्ड होगा तो ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल हो जाएगा मतलब कि जल्दी वो टूटना शुरू हो जाएगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो जल्दी टूट जाएगा। इसलिए जब उस पर दबाव पड़ता है तो उसको केस हार्डनिंग की जाती है। ऐसी चीज़ों की केस हार्डनिंग से वो मेटल जो होता है, केस हार्डनिंग से वो जो जब गियर या सॉरी जो 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 मटेरियल या जो टूल बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन गियर, कैम और बियरिंग, ये सभी ऑप्शन जो हैं ये केस हार्डनिंग के ऑप्शन है। ये सभी की सभी केस हार्डनिंग की जाती है। और इस प्रकार आपका 19 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग अपने 20 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अपने 20वें क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन दिया उसने फेराइट, दूसरा ऑप्शन दिया उसने पेयरलाइट, तीसरा ऑप्शन दिया उसने सेमेटाइट और डी ऑप्शन दिया इसमें सभी के सभी। अब जिससे इसको जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फेराइट, पेयरलाइट और सेमेटाइट क्या होता है। फेराइट क्या होता है? फेराइट तो सीधे सीधे आयरन होता है। आयरन मतलब कोई भी मेटल जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ में आयरन मतलब लोहा पाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेट है, इसमें अभी तक कोई कार्बन नहीं मिला होता है। फेराइट के बाद हम पेयरलाइट बनाते हैं। पेयरलाइट मतलब कि आयरन प्लस कार्बन, मतलब जो आपका फेराइट है इसको उठा के और इसमें थोड़ा कार्बन, फेराइट को थोड़ा कार्बन मिलाया तो वो पेयरलाइट बन गया। और पेयरलाइट को जब हमने उठा के थोड़ा सा कार्बन और मिलाया तो वो सेमेटाइट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से सेमेटाइट में जो कार्बन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है सेमेटाइट में वो होता है 6.67%। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है, कभी कभी परसेंटेज ही पूछा जाता है। 6.67% तो सेमेटाइट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब हम लोग आते हैं, अब 21वां क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन ये कहता है कि अलौह धातुओं किस अवस्था में फॉर्ज नहीं की जा सकती हैं। जो एलॉय धातु होती हैं, एलॉय धातु किस अवस्था में फॉर्ज नहीं की जा सकती हैं। ये तो सबसे पहले तो फॉर्जिंग क्या होता है? फॉर्जिंग मेटल को हीट करके ना उस पर जो काम किया जाता है, हीट करके मेटल को, उसको फॉर्जिंग कहते हैं। हीट करके मेटल को अलग जो काम किए जाते हैं एलॉय पे या मेटल पे, उसको फॉर्जिंग प्रोसेस कहा जाता है कि उनमें जो भी काम होता है उसको फॉर्जिंग कहते हैं। और एलॉय जो होता है वो नॉन फेरस मटेरियल पे होता है। नॉन फेरस मतलब कि नॉन आयरन पे, जिनमें आयरन नहीं होता, जिसमें लोहा नहीं होता, लौह धातु नहीं होती, वो नॉन मेटल्स को एलॉय कहते हैं, जो कि और कई नॉन मेटल्स को मिलके बनते हैं। तो जो एलॉय होता है इसका पहले ऑप्शन हम देख लें। पहले एलॉय कहता है कि गर्म अवस्था में, बी कहता है, ए कहता है गर्म अवस्था में, बी कहता है ठंडी अवस्था में, सी कहता है ए एंड बी दोनों, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो एलॉय के लिए जो होता है वो ए ऑप्शन जो है, गर्म अवस्था में फॉर्ज नहीं किया सकता है। अगर यहीं पे फेरस मटेरियल होता, फेरस मटेरियल मतलब कि जो लोहे के आइटम होते, एलॉय ना होते, ठीक है, तो मेटल्स होते तो वो दोनों में कर लेते, तो उसमें सी ऑप्शन सही होता, ए और बी होता। यहाँ पे एलॉय की बात हो रही है तो गर्म अवस्था में फॉर्ज नहीं किया सकता है। 22वां क्वेश्चन कहता है कि फॉर्ज में ईंधन के दहन के लिए किसका प्रयोग होता है। जो फॉर्जिंग होती है उसमें ईंधन का जो दहन होता है उसमें किस चीज़ का वो होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है पोकर, दूसरा बेलचा, तीसरा ब्लोअर और दी एनविल। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ब्लोअर जो है सी ऑप्शन वो सही ऑप्शन है। ये आप जब फॉर्जिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ब्लोअर से ईंधन दिया जाता है ब्लो करके, ठीक है। 23rd क्वेश्चन कहता है जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब जॉब की लंबाई जो है, लेंथ जो है, उसको कम करके और मोटाई बढ़ाई मतलब विड्थ बढ़ाई जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उसको ए ऑप्शन कहता है अपसेटिंग, बी कहता है सेटिंग डाउन, सी कहता है ड्राइंग आउट, डी कहता है ड्रिफ्टिंग। तो अपसेटिंग का मतलब होता है जब लेंथ बढ़ती है और विड्थ कम होती है, मतलब कि जब लंबाई बढ़ती है और मोटाई कम होती है तो वो अपसेटिंग होता है। तो मतलब इसका आंसर अपसेटिंग होगा।
मैं दूसरे ऑप्शन में समझा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन बी कहता है सेटिंग डाउन। सेटिंग डाउन का मतलब होता है जब मेटल के सरफेस पे काम किया जाए, मतलब उसका सरफेस जो है उस पर काम करना, उसके सरफेस को डाउन करना, तो उसे सेटिंग डाउन कहते हैं। सी कहता है ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट जो है वो अपसेटिंग का उल्टा है, मतलब कि अपसेटिंग कहता था कि लंबाई बढ़ाना, मोटाई लंबाई कम करना, मोटाई बढ़ाना। अपसेटिंग कहता था, ड्राइंग आउट कहता है कि लंबाई कम करो और मोटाई बढ़ाओ, तो वो ड्राउन आउट हो गया। और डी ऑप्शन कहता है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग जो होता है वो जब हम लोग पंच से होल बनाते हैं किसी भी मटेरियल में या किसी भी मटेरियल अपने जो जिसमें जॉब में काम कर रहे हैं, उस होल को जब जो जो पंच होता है उस होल को फिनिश करने का जो प्रोसेस होता है उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। जो होल का जो प्रोसेस होता है काम करने का, ड्रिफ्टिंग। तो इसमें सबसे जो पूछा गया है कि जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने, वो अपसेटिंग होता है। अगर और भी कोई ऑप्शन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आप, इसलिए मैंने सबकी डेफिनेशन बता दी कि आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। अब 24वां क्वेश्चन कहता है कि फोर्जिंग शॉप में कौन कौन सा वॉइस प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग शॉप जो है उसमें कौन सा वॉइस किया जाता है। अब फोर्जिंग शॉप जो होती है वो एक हैवी मटेरियल शॉप, एक मिनट, फोर्जिंग शॉप जो होती है वो एक हैवी मटेरियल या हैवी ड्यूटी मेटल वर्कशॉप होती है, क्योंकि फोर्जिंग में क्या होता है, मेटल गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उस गर्म मेटल पे काम किया जाता है, उसको फोर्जिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसे में जब मेटल गर्म करके तो एक हैवी ड्यूटी काम होता है, तो उसमें किस तरीके की वाइज यूज़ होगी, तो हमें उसमें जो होता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैंड वाइज, पहला ऑप्शन है लेग वाइज, दूसरा ऑप्शन है हैंड वाइज, तीसरा ऑप्शन है बेंच वाइज और चौथा ऑप्शन है पिन वाइज। तो क्योंकि काम बड़ा है और उसमें होता है तो सब इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, लेग वाइज, क्योंकि लेग वाइज से काम होता है। हैंड वाइज से क्योंकि गर्म करके काम होना है तो हैंड वाइज और बेंच वाइज और पिन वाइज से तो हो ही नहीं सकता। और अगर किसी एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर लेग वाइज का क्वेश्चन आता है, लेग वाइज पे थ्रेड कैसे होते हैं, तो लेग वाइज के जो थ्रेड होते हैं वो बटलर्स थ्रेड होते हैं। और भी किसी कोई भी वाइज होगी, मतलब कि हैंड वाइज या बेंच वाइज या पिन वाइज, सारे वाइजों में स्क्वायर थ्रेड होते हैं, पर सिर्फ लेग वाइज ऐसी वाइज है जिसमें बटलर्स थ्रेड होते हैं। अगर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तो कौन सा थ्रेड अलग होते हैं, तो सब में स्क्वायर, जितनी भी वाइसें होती है सब में स्क्वायर थ्रेड होते हैं, बाकी सिर्फ इसमें ही लेग वाइज में ही बटलर्स थ्रेड होते हैं। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है फोर्जिंग शॉप में सबसे अधिक आवश्यक अवयव कौन सा है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा है। ऑप्शन इसमें ए है एनविल, बी है फोर्ज भट्टी, सी है ब्लोवर और डी है स्विच वॉक ना स्विच ब्लॉक सॉरी। तो एनविल, फोर्ज भट्टी, ब्लोवर और वो, जैसे कि फोर्जिंग में मैंने पहले भी कहा कि मेटल को हीट करके उस पर काम किया जाता है, उसको फोर्ज कहते हैं। तो फोर्जिंग में हीट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेटल को इंपॉर्टेंट क्या है, तो फोर्ज क्या मतलब भट्टी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए भट्टी ही इसका सही ऑप्शन होगा। बिना गर्म किए फोर्जिंग नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार हमने आज 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख के डाल सकते हैं। आगे चल के मैं और भी क्वेश्चंस डालूँगा। और आप लोग सब सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।